एक संघर्ष की कहानी हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है। जिंदगी भी नदी के दो किनारा की तरह करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान और रसरी आवत जात से शिल्पे परत निशान। कलम की ताकत क्या है? जब दिल्ली पोस्टेड हुआ, राष्ट्रपति भवन में आया, तब पता चला कि कलम जो ताकत है कलम का ही है। काफी संघर्ष रहा होगा एक छोटे से शहर में कम तनख्वाह में बच्चे को पढ़ाना, उसके सपनों को पूरा करना। सर, मैं तो रियल में कहता हूँ कि पिताजी को तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि एक कितना छोटा सैलरी में 4 भाई बहन को पढ़ाते थे। और बिहार से क्यों आईएएस अधिकारी निकलते हैं, इतने टॉप लेवल के अधिकारी निकलते हैं? बिहार की मिट्टी में ऐसा क्या है सर? बिहार तो मैंने पहले ही बोला कि ज्ञान की भूमि है। राष्ट्रपति भवन में काम करना और वहाँ पर एक सिस्टम के तहत कार्यरत होना, और वो भी इतनी अच्छी पोजीशन पर, कैसा प्रतीत होता है सर आपको? कम समय में आपके पास रिसोर्स कम में जल्दी समय करना होता है। ओके। तो ये बहुत बड़ा हम लोग के पास होता है। उसके बाद पूरी मीडिया आपको देखते रहती है, वहाँ की एक कमी आपको टीवी पे प्रसारित हो जाएगी। एक मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से कि देश निर्माण, देश राष्ट्र के लिए, देश सेवा के लिए कुछ कर सके सर? सभी लोगों से निवेदन है कि कहीं भी रहें, अपना एक राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। किसी ने सच ही कहा है, आदमी का चेहरा उसका आईना होता है। आईना सब कुछ बता देता है, आप क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन एक संघर्ष की कहानी हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है, और संघर्ष के बाद जीत, उल्लास और उसकी दिशा में चलने की एक जो लालसा होती है, हर एक व्यक्ति को होती है। आज मुखातिब करवाएंगे राकेश कुमार साहब से, जो राष्ट्रपति भवन में इंजीनियर के तौर पर बतौर कार्यरत हैं, और जानेंगे कि ये संघर्ष की कहानी किस तरीके से रही है, और राष्ट्रपति भवन का सफर और अंदर की बातें भी जानने की हम कोशिश करेंगे। राकेश साहब, बहुत बहुत वेलकम करता हूं सर आपका। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, जिंदगी कैसे चल रही है? जिंदगी तो कहाँ ही जाता है, जिंदगी का चलने का नाम ही है जिंदगी। जी। और जिंदगी को चलाना भी पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले ने जिंदगी चला रहे हैं, तो ऊपर वाले चलाते हैं, लेकिन चलाना तो आपको ही, ड्राइवर आप ही हैं। तो ये जिंदगी तो चलाना अपने आप में ही पड़ता है, चाहे वो सुख का जीवन हो या दुख का जीवन हो। जी। जैसे आपका पंजाब तो किताबों में लिखा ही जाता है 5 नदियों का घिरा हुआ क्षेत्र है, उसी तरह जिंदगी भी नदी के 2 किनारा की तरह है। अच्छा, शायर लगते हैं आप। नहीं, अभी तो इंजीनियर हैं। अच्छा, ये बताएं, कलम की ताकत क्या है? कलम की ताकत तो मैं जब दिल्ली पोस्टेड हुआ, राष्ट्रपति भवन में आया, तब पता चला कि कलम जो ताकत है कलम का ही है। अच्छा, वो जो ताकत है कलम का ही है। इस कलम से कुछ किया ऐसा कि हाँ, कुछ हिला दिया हो सिस्टम, या फिर ये कलम ऐसी है कईयों की जिंदगी बना देती है, या फिर कोई भ्रष्टाचारी हो उसकी जिंदगी पर एक लकीर भी मार देती है सर? नहीं, तो हमारा तो कलम भ्रष्टाचारियों वाला तो विभाग ही नहीं है जी। हमारा तो है कि एक अगर विंग माना जाए तो मैं एक टीचर के रूप में भी काम किया हूँ। तो एक मैं कलम में स्याही भरने का काम स्टूडेंट लोग के लिए किया हूँ। ओके। और उस कलम के स्याही से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं। ये सब बहुत सिस्टम को स्ट्रगल करके उन्होंने बहुत अच्छा किया है। आप बिहार से नालंदा से ताल्लुक रखते हैं, नालंदा के बारे में बताएं, किस तरीके से फेमस है, और माता पिता के बारे में बताएं। एक छोटे से शहर में वो रहे, फिर आपको पढ़ाया लिखाया और आपको इतना काबिल बनाया कि कलम की ताकत की हम बात कर रहे हैं इस मंच पर। नहीं, बिल्कुल, नालंदा ज्ञान की भूमि है। आप लोग भी जानते होंगे, पूरे इंडिया के लोग, पंजाब भी उसमें एक शामिल है जी। तो नालंदा ज्ञान की भूमि रही है। सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय है। जब इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में दुश्मनों द्वारा जब आग लगाया गया, तो इसका लाइब्रेरी को जलने में 3 महीना मिनिमम लग गए थे। जी। तो ज्ञान की भूमि है, और उसी ज्ञान की भूमि नालंदा जिले में से एक अनुमंडल है हिलसा। उसी एक छोटा गांव मई से मैं रहने वाला हूँ। बहुत छोटा गांव है। मंथ आपको लगता होगा जनवरी से मई एक मंथ होता है, मेरे गांव का नाम मई है। अच्छा। और हमारे पिताजी एक बहुत छोटा प्राइवेट नौकरी करते थे। ओके। बहुत परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 2 भाई 2 बहन में सबसे बड़ा मैं भाई था। और पढ़ाई में 10th तक तो मेरा बहुत अच्छा पढ़ाई चला। उसके बाद ग्राफ मेरा नीचे हो गया 12th में। 12th में मेरा 2nd डिवीजन आ गया। जी। उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग में भी मैं फेलुअर हो गया। अच्छा। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे नहीं मिला। फिर मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुई। वहाँ भी संघर्ष का था। किसी तरह मैंने डिग्री तो ले लिया, फर्स्ट डिवीजन से था, 74% थे मार्क्स।
उसके बाद फिर नौकरी को जहोदत के लिए था, फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, फिर आईआईटी में मेरी मास्टर डिग्री में एडमिशन होती है। जी। वही मेरा जीवन का यू टर्न होता है। क्या बात है। हाँ, वही जीवन आपके का। पिताजी क्या करते थे? उनके बारे थोड़ा बताएँ। और आप बता रहे हैं आपके भी आगे सिबलिंग्स थे, भाई-बहन थे। काफ़ी संघर्ष रहा होगा एक छोटे से शहर में कम तनख्वाह में बच्चे को पढ़ाना, उसके सपनों को पूरा करना सर। मैं तो रियल में कहता हूँ कि पिताजी को तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि एक इतना छोटा सैलरी में 4 भाई-बहन को पढ़ाते थे। आज मेरी एक छोटी अच्छा। बेटी है, ओके। आज स्कूल का फीस देता हूँ तो 10,000 पर मंथ लगता है। तो जी। मैं सोचता हूँ कि पिताजी 5,000 महीने में कैसे हम लोग को चारों को पढ़ाते थे। जी। तो बहुत संघर्ष का जीवन था। वो संघर्ष तो बहुत, वो जब दिन आते थे अभी भी आँख से आँसू आ जाते हैं। बहुत जी। कष्टमय जीवन था, लेकिन मैं आपके दर्शकों को यही बोलूँगा, करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान। एक कुआं में भी अगर आप देखते होंगे, आपके गांव, आप तो पंजाब में जी। बहुत सारे किसान तो बहुत संपन्न किसान हैं। जी। जो कुआं बना होता होगा तो वहां से आप लोग कुएं से पानी उठाते होंगे और देखते हैं एक रस्सी, एक कुआं का जो सब पत्थर उसमें भी निशान पड़ देता जी। है। तो मैं यही बात कहूंगा कि आप बहुत मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। गरीबी आपके बीच में नहीं आ सकती है। जी। गरीबी बीच में है ही नहीं। लोग बोलते हैं कि गरीबी के कारण मैं नहीं आगे बढ़ पाया। जैसे मुझे भी लगता है कभी कभी शायद गरीबी के कारण मैं आईएएस नहीं बन पाया, सिविल सर्विसेज नहीं दे निकाल पाया, तो वो कारण नहीं था, मुझे जाना ही था इंजीनियरिंग फील्ड में। तो मैंने उसी रास्ता में अपना सक्सेस देखा। जिंदगी का मलाल यही है या जिंदगी का मलाल कुछ और भी है? नहीं, जिंदगी का मलाल तो मैं सच रूप से बोलूं तो मैं राजनीति करना है। राजनीति में आना चाहते राजनीति हैं में आप? आना चाहता हूं मैं। ऐसा क्या, मतलब क्या करना चाहते हैं मैं समाज के लिए? राजनीति में आकर मैं क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूं। जो कमी शायद मैंने देखा है, जो मैंने निचले स्तर पे देखा है, दिक्कतों को, मुसीबतों को तो देखा है, मैं जी। चाहता हूं उसको, सबसे बड़ी भारत की 2 कमी है भारत में, शिक्षा और स्वास्थ्य। ओके। बाकी रोड डेवलपमेंट ये सब तो होते रहेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य ही सबसे मूलभूत तब सकता है। आपने राजनीति का टॉपिक उठाया यहाँ पर, हाँ। लेकिन देश की राजनीति क्या देखते हैं आप? ये इस वक्त जो राजनीति चल रही है, भारत के नागरिक होने के नाते आप बताएं, अगले 10 वर्षों में भारत को कहाँ देखते हैं राजनीतिक स्तर पर और राजनीति के साथ देश की तरक्की को लेकर? नहीं, अभी का जो राजनीति है तो ऐसे तो मैं सरकारी नौकरी में हूँ, सरकार का तो पक्ष में ही बोलूँगा, और सरकार ने काम भी अच्छा किया है। लेकिन मैं बस आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी, बस यही गुजारिश रहेगी कि बस एडुकेशन और हेल्थ, ये दोनों में बहुत अच्छा काम हो। अभी भी मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मेरे आंखें आंसू भर जाती है। हम लोग के तो जान पहचान है तो एडमिशन हो जाता है एम्स में भी। बहुत सारे लोग बाहर चीखते रहते हैं, एम्स में एडमिशन होना मुश्किल है। तो क्यों ना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़े एम्स की, हर ब्लॉक में ऐसा हॉस्पिटल हो कि ज़रूरत ही नहीं पड़े, लोग सब एम्स नई दिल्ली जाना है, एम्स नई दिल्ली क्यों नहीं आप अपने ब्लॉक में, सब डिवीजन लेवल में इस तरह का बनाया जाए। काफी अच्छी सोच है आपकी। बिहार से क्यों आईएएस अधिकारी निकलते हैं, इतने टॉप लेवल के अधिकारी निकलते हैं? बिहार की मिट्टी में ऐसा क्या है सर? देखिए, बिहार की मिट्टी में, बिहार तो मैंने पहले ही बोला कि ज्ञान की भूमि है, इंडस्ट्री की वहाँ कमी है जी। तब देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी को न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इंडस्ट्री नहीं है तब इंडस्ट्रियल नहीं बन सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का स्कोप नहीं है, सिर्फ ओनली वन स्कोप है पढ़ाई लिखाई करना। वहाँ बिल्कुल वही एक वहाँ बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई खूब कीजिए, खूब आगे बढ़िए, बस यही एक ऑप्शन ही है, इसलिए वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आप बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग का आप काम करते हैं राष्ट्रपति भवन में, काफ़ी गौरव वाली बात है। आप जाते होंगे अपने एरिया में, लोग कहते होंगे हाँ ये देखिए ये उसका लड़का जा रहा है, तब वो अलग फीलिंग आती होगी, माता पिता के लिए गर्व की बात है। लेकिन राष्ट्रपति भवन में काम करना और वहाँ पर एक सिस्टम के तहत कार्यरत होना और वो भी इतनी अच्छी पोजीशन पर, कैसा प्रतीत होता है सर आपको? नहीं, ये तो मुझे भी, भारत का सर्वोच्च कार्यालय में राष्ट्रपति भवन आता है, सर्वोच्च कार्यालय है। बिल्कुल, ये आम बात नहीं है सर। नहीं, तो वहाँ तो काम करना बहुत गौरवान्वित है। कभी कभी मैं परेशान भी होता हूँ, क्योंकि कोई फंक्शन होता है तो टाइम आपके पास बहुत कम होता है, अरेंजमेंट करना बहुत कम समय में, आपके पास रिसोर्स कम में जल्दी समय करना होता है। तो ये बहुत बड़ा हम लोग के पास होता है। उसके बाद पूरी मीडिया आपको देखते रहती है, वहाँ की एक कमी आपको टीवी पे प्रसारित हो जाएंगे, आपको यार राष्ट्रपति भवन में ऐसे गलत काम हुआ। अच्छा। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, एक्यूरेसी के साथ, टाइम के साथ क्वालिटी वर्क होना। अच्छा। तो ये दोनों को मेंटेन करना, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को, एक बहुत महत्वपूर्ण है।
तो एक टीम वर्क से हो जाता है, हमें टीम वर्क जी के साथ हम लोग काम करते हैं जी। तो हो जाता है राष्ट्रपति भवन में काम। अब बहुत देखिए, अच्छा। महामहिम को हम देखते हैं, हम्म। राष्ट्रपति को देखते हैं, क्या ऑरा है, क्या शान हम्म। है, किस तरीके से तमाम चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री तक भी जब उन्हें रिसीव करते हैं, कितना आदर सम्मान होता है। अभी तक जो देखते आए हैं तमाम नेताओं को या राष्ट्रपतियों को, हम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी एक सिस्टम समझना चाहेंगे हम कि राष्ट्रपति के अंडर कितने विभाग होते हैं सर, आमतौर पर लोगों को नहीं पता है। और सिस्टम के तहत वहाँ पर किस तरीके से रिपोर्टिंग होती है, कौन कौन से विभाग हैं, क्या काम होता है? ऐसे बात करें तो राष्ट्रपति जी तो सर्वोच्च हैं, लेकिन ऐसे राष्ट्रपति जी के पास कुछ ऐसा काम नहीं है, विभागीय कुछ काम नहीं है। बहुत जी। सारी ताकतें हैं, लेकिन ओके। विभागीय काम के लिए आज के डेट में तो पूरा प्रधानमंत्री ही जी। दायित्व है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही। नहीं, आप बता रहे हैं ना कि राष्ट्रपति के भवन में हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा। तो वहां पर क्या स्टाफ है, वो किस हाँ। तरीके से रिपोर्टिंग करता है, हाँ, या फिर किस तरीके से उनकी जीवन शैली है वहां पर? राष्ट्रपति जी का बहुत सारा वहाँ, एक राष्ट्रपति जी को सभी सुविधाएं मिलता है। वो एक आवासीय कार्यालय है, कार्यालय के ओके। साथ आवास भी उनका वही है। एक ओके। पूरा ऑफिस पूरे इंडिया में एकमात्र यही ऑफिस है जहाँ पे आपका कार्यालय भी है और उनका आवास भी है साथ में, आवास भी है, और कार्यालय भी है। अच्छा। और पूरे स्टाफ के लिए भी क्वार्टर अंदर ही है। ओके। 350 एकड़ लगभग में फैला हुआ है। ओके। अंदर में गार्डन भी है आपका बहुत ओके। बड़ा, जिसको आज के डेट में अमृत उद्यान बोला गया है। ओके। तो उनके पास बहुत सारे विंग हैं। उनका किचन, हम्म। खाना बनाने वाले लोग अलग हैं, जी कार्यालय के लोग बहुत सारे अलग जी हैं, जी इंजीनियरिंग विंग काम करने के लिए लोग उनके अलग हैं, जी। डॉक्टर विंग अलग है। तो उनके बहुत सारे विंग हैं और सब मिल के उनके लिए काम करते हैं। चूँकि एक सर्वोच्च पदाधिकारी हैं हमारे जी जी। महामहिम जी, तो उनके लिए हम लोग काम करते हैं। कई राष्ट्रपति आपने देखे होंगे, अभी मौजूदा राष्ट्रपति जी के साथ भी आप काम कर रहे हैं। ऐसा होता है कि कई बार सख्ती नजर आती है चेहरे पर, या फिर वही स्वभाव होता है कि आए हैं ठीक है, वही शान शौकत से आए और चल दिए? नहीं, बाहर जो उतना दिखता है शान शौकत, बहुत सिंपल पर्सनालिटी होती है जी। महामहिम। अच्छा। जब मिलते हैं हम लोग दीपावली में, जी। होली में मिलते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और अच्छा। उनका कहना भी होता है कि भाई हमारे स्टाफ हैं तो हमारे ही तरह ही हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा व्यवहार रहता है उनका, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी प्रोटोकॉल है तो प्रोटोकॉल तो बाहर निकलने पे फॉलो करना ही पड़ता है। वहाँ भी प्रोटोकॉल है, ऐसा नहीं कि मैं बाहर हूँ तो उनका प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल वहाँ भी है, लेकिन व्यवहार बहुत शालीनता है। वर्तमान में जो महामहिम है वो बहुत शालीनता है, जी, और जो जी। रियल में जो दिखता है वही है रियल में। क्या बात ऐसा है। नहीं, तो ये बहुत रियल। अच्छा, अभी आपने बताया है ये पूरा सिस्टम क्या होता है, और आपका कार्य भी आपने बताया है, लेकिन अब ज़िंदगी में आगे करना क्या चाहते हैं? आपने कहा कि ठीक है, मैं एक बड़े पद पर बैठना चाहता था, लेकिन अब राजनीति करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी देश के लिए अगर इसी कार्यालय में रहना पड़े आपको, तो कौन-सी ऐसी आपकी पोस्ट होगी, जो आप आगे चलकर वो उत्तीर्ण करना चाहते हैं और उसके तहत राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं सर? देखिए, हम लोग का, जब आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कलम की बहुत ताकत होती है, तो मैं पहले तो नहीं पता था। दिल्ली जब आया, राष्ट्रपति ने पोस्टिंग मिला, तो मुझे पता चला कि सिविल सर्विसेज की बहुत अच्छी, तो मैं तो बनना चाहता था, लेकिन अब तो उम्र भी नहीं रहा तैयारी करने का। जी। लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ पे रहिए उसी पे ईमानदारी पूर्वक काम किया जाए। बिल्कुल। जैसे आप यहाँ पे जो है उसी में ईमानदारी पूर्वक काम करें, तो ये भी एक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत अच्छा है। जी। हम भी जहाँ पे हैं उसी चीज़ में अगर ईमानदारी पूर्वक, दिल से ईमानदारी पूर्वक काम करें तो वो भी अच्छा है। बाकी तो मैंने बोले दिया, हमारा सपना और शौक तो राजनीति ही है। आप कितने ही नौजवान चेहरे आपको देख रहे हैं, आदर्श मानेंगे आपको, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो हमने देखी है। कहाँ नालंदा से आप बिहार से आज राष्ट्रपति भवन में काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जो नौजवान इस राह पर चलना चाहते हैं, और पंजाब में आपको पता है कि ठीक है टैलेंट है, लेकिन विदेशों की तरफ ज़्यादा रुझान है, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर भारत के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों के लिए एक मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से कि देश निर्माण, देश राष्ट्र के लिए, देश सेवा के लिए कुछ कर सके सर? नहीं, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मैं, देखिए, अब आपके पंजाब के लोग विदेश जाते हैं, बिल्कुल जाइए, बहुत सारी चीज़ करने जाते हैं, बिजनेस भी करने जाते हैं, कुछ MBBS करने भी जाते हैं, बहुत पढ़ाई करने। लेकिन मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि कहीं भी रहें अपना एक राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।
योगदान आपका मैंने पहले ही बोला कि हर तरीके से हो सकता है। आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप यहाँ इलाज भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो ये भी आपका एक दान है। एक इंजीनियर है, एक अच्छे तरह से आप यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो भी आपका एक दान है। कुछ समाज सेवा में भी आते हैं, वो भी एक दान है। कुछ लोग विदेश से ही रह के यहाँ आप समाज सेवा कर सकते हैं, एनजीओ बनाकर, बहुत तरह से है और कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग। और लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा आज के युवाओं से कि आप लोग तन मन से, चूंकि पूरी आबादी का 2/3 युवा लोग ही हैं, तो वही राष्ट्र निर्माण में सबसे इम्पोर्टेंट है। वही लोग को ही पूरा देश के निर्माण में लगना पड़ेगा। ये कोसने से काम नहीं चलेगा कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हम लोग को, एक एक लोग को काम करना पड़ेगा, तब जाकर सरकार का हम लोग मदद कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरीके से हमारे नौजवानों को एक मैसेज दिया, अपने जीवन के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप सुन रहे थे राकेश साहब को, जो राष्ट्रपति भवन में काम कर रहे हैं, बतौर इंजीनियर के तौर पर ये सेवा दे रहे हैं और बताया कि किस तरीके से उनका जीवन अभी तक रहा है। तो उम्मीद है आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। जो जो इन्होंने बोला है बिल्कुल नोट कर ले डायरी पर, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई बड़े भाई के तौर पर कहें, गुरु के तौर पर कहें, एक शिक्षक के तौर पर कहें, बहुत ही कम लोग होंगे जो खुलकर बताएंगे। तो इन्होंने वो चीज़ें आपको बता दी हैं, ज़िंदगी में किस तरीके से सफल होना है और सफल मंत्रा क्या है। नमस्कार।